मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं विद्यार्थियों? बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की। निश्चित रूप से जो जो टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बताए गए हैं उनको आप सिलेबस वाइज जान गए होंगे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है रहने वाला है। हम 12वीं अकाउंटेंसी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जो पहली बुक है पार्टनरशिप, उसका पहला चैप्टर हमने पिछली 9 क्लासों के माध्यम से लगभग हर पॉइंट है वो क्लियर करवा दिया है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि आप तुरंत उन वीडियो को देखें और अपने नोट्स वो भी तैयार करें, है ना। इसलिए मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, वन लाइनर भी आएंगे, यानी तमाम क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि आपको बहुत ही बड़े क्वेश्चन है वो करने हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 1 नंबर के आ सकते हैं, उनमें हर पॉइंट को आपको छूना है। मैंने जो बात की है पहला चैप्टर जिसमें साझेदारी का एक सामान्य परिचय से होता है, जिसमें साझेदारी का गठन कैसे होता है, किस प्रकार से एक साझेदार पूंजी के साथ है वो कौन कौन से खाते तैयार करता है, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से तैयार करना आपको, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट, है ना। इसके अलावा आहरण पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, आपके साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन है, किस साझेदार द्वारा गारंटी है, फर्म द्वारा गारंटी है, पूर्व समायोजन है, यानी हर टॉपिक है वो उस चैप्टर से हमने तैयार किया है। ये सारे जो पॉइंट्स है वो सिर्फ स्कूली एग्ज़ाम में नहीं, आगे भी आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की हो, स्कूल लेक्चरर की हो, चाहे आपकी कॉलेज लेक्चरर की हो, चाहे आपकी EMRS लेक्चरर की हो, चाहे आपकी EMRS अकाउंटेंट की एग्ज़ाम हो, यानी कहने का मतलब है कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें यहाँ से प्रश्न है वो बन सकते हैं। इसलिए आपको बड़े ही इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ ये चीज़ पढ़नी है, जिसका बेनिफिट सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, लंबे समय तक मिलता रहे। क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सही तरीके से पढ़ लेते हो तो भविष्य में अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम और CA की एग्ज़ाम, CS की एग्ज़ाम या ICAI की एग्ज़ाम या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो आप देख के उस चैप्टर का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर के क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज का जो पहला क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ है वो मैंने सारी बता दी है, थ्योरेटिकल चीज़ है वो मैंने एक भी पॉइंट है वो नहीं छोड़ा है, इसलिए आप भी नहीं छोड़े, पॉइंट वाइज है वो आप उनको नोट करें, उनको समझें, उनको बार बार अभ्यास करें। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज एक मैं शानदार सा क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आया हूँ। निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का जो पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो इसमें दे रखा यदु, मधु और विधु साझेदार है जो 2:1:1, यानी इसका रेशियो क्या है 2:1:1 में ये लाभ को और हानि को बांटने के लिए सहमत है। अप्रैल 1, 2019 को उनकी स्थिर पूंजी है ना इस प्रकार से, यदु है उसकी पूंजी कितनी है 5 लाख रुपए, मधु की पूंजी है 4 लाख रुपए और विधु की पूंजी है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, साझेदारी संलेख के अनुसार यदु को प्रतिमाह 2000 रुपये, यदु को प्रतिमाह 2000 रुपये का वेतन वेतन दिया जाएगा साझेदार का। विधु को 18,000 रुपये का क्या है कमीशन यानी विधु को क्या दिया जा रहा है 18,000 का कमीशन है। इसके अतिरिक्त साझेदारों को 5% पूंजी पर ब्याज भी दिया जाएगा। क्या मिलता है 5% पूंजी पर ब्याज भी मिलता है। मार्च 31, 2020 को यदि फर्म को 75,000 रुपये क्या हुआ 75,000 रुपये की हानि होती है तो ऐसी दशा में लाभ और हानि विनियोग खाता आपको तैयार
करना है, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है। देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, एक तो देखो स्थिर विधि से, तो हमने पिछले कुछ क्लासों में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि स्थिर विधि से होता है, यानी जो साझेदारी के खाते तैयार करने की दो विधियां होती है, एक तो स्थिर विधि और एक परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि में क्या होता है, पार्टनर करंट और पार्टनर कैपिटल दो अकाउंट खोले जाते हैं, यानी दो खाते होते हैं, उसमें पार्टनर कैपिटल भी होता है और पार्टनर करंट भी होता है। जबकि परिवर्तनशील विधि होती है उसमें एक ही खाता होता है और वो होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये होता, अब यहाँ पे स्थिर विधि दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, स्थिर विधि में क्या हो गया कि आपको यहाँ पे पार्टनर करंट अकाउंट का ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी देखो एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहाँ पे हमें हानि दे रखी है ना, हानि दे रखी है। तो यहाँ पे जब ये चीज आ जाती है तो हानि दे रखी है, तो हानि के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करेंगे और पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलो पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें देखते हैं, उसको तैयार करते हैं इस सवाल के लिए। तो देखो हेडिंग हो जाएगी आपकी, हेडिंग क्या हो जाएगी, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखो इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपने अभी अपनी क्लास में, आपका सिलेबस चल रहा है तो उसमें आपने बनाया होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ये फॉर्मेट आपने बनाया होगा। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो आपका पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही होगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट है, बैलेंस शीट है, वो आपका जो पार्टनरशिप का दूसरा और तीसरा चैप्टर है जिसमें नए साझेदार का प्रवेश है, साझेदार का अवकाश ग्रहण है, मृत्यु पर लेख है, उसमें से पूछा जाएगा। तो इसमें आपका या तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करवा सकता है, या आपसे पूंजी पर ब्याज का जो कैलकुलेशन वो करवा सकता है। इसके अलावा आपको गारंटी वाली एंट्री की जा सकती है, साथ में छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो इसमें आपको मैंने एंट्री लिखाई थी कि जब प्रॉफिट होता है तो एंट्री करते हैं पी एंड एल अकाउंट या टू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट, तो उसमें लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना है, 75,000 रुपये, 75,000 प्रॉफिट है। ठीक है, ये 75,000 हमने लिख दिए, पर ये है क्या, हानि है। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने लिख दिए और ये हानि हो गई आपकी 75,000 रुपये। अब ये ध्यान रखना, कभी भी फर्म में जब हानि होती है ना, अगर दो कंडीशन होती हैं, अगर कुछ भी नहीं कहा जाता और हानि होती है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, साझेदार को वेतन बोनस कमीशन नहीं मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, है ना। लेकिन ये कह दे कि जो लाभ है वो प्रभार है, तो प्रभार होता है तो हानि में भी हमें उसका हिस्सा देना पड़ेगा, यानी सब कुछ बांटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो प्रभार और कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये सारी चीज है ना, ये सारे तथ्य हैं, इनको आपको इग्नोर करना है। कौन कौन से को, साझेदार से लेकर जो प्रतिमाह जो वेतन ये भी नहीं दिया जाएगा, है ना। विधु को 18,000 रुपये कमीशन भी नहीं दिया जाएगा और 5% पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, समझ गए बात। तो अब हमें क्या करना, सवाल देखो कितना बड़ा है, इसको देख के आपका मन घबराने लगता है, और इतना बड़ा सवाल, इसका क्या आंसर होगा। लेकिन क्योंकि प्रभार नहीं दे रखा, अगर लाभों पे प्रभार होता तो सारी चीज हमें बांटनी पड़ती, या प्रॉफिट होता तो भी हमें बांटना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हानि है, इसलिए सिर्फ हानि को बांटेंगे, और किस अनुपात में, आपके 2, 2 और 1 अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पे सीधी एक ही प्रविष्टि हो जाएगी बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट में कौन कौन है, यदु, यदु है, मधु है, और तीसरा आपका विधु है।
ये 3 पार्टनर है और इन 3 पार्टनर को 75,000 है वो 2-2-1 में बांटने। तो यदु, मधु और विदु, यानी 75,000 और अनुपात है 2-2 और 1, है ना। तो 2/5, तो इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा 15,000, है ना। और ये 30,000। इसी तरह इसका भी 75,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो इसका भी 30,000। और ये है 75,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये 15,000। ठीक है, अब ये अमाउंट लिख देंगे 30,000, 30,000 और 15,000, ये टोटल हो जाएंगे 75,000 और ये टोटल हो जाएगा 75,000। बस इतना सा आपका ये सवाल है। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना मेरी बात। अब इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसमें देखो P&L इन्वेस्टमेंट और सिर्फ लॉस है, तो इसलिए लॉस का बंटवारा होगा। क्यों? क्योंकि लाभों पे प्रभार नहीं है। अगर ये लाभों पे प्रभार होता, है ना, लाभों पे प्रभार होता ना, तब तो हमें क्या देना पड़ता, पूंजी पे ब्याज भी देना पड़ता, साझेदारों का जो वेतन है, बोनस है, कमीशन, वो भी देना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे प्रभार नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये ध्यान रखना, जब हानि होती है तो किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा, वेतन, बोनस, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लिया सबने। देखो इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो बनेगा। सवाल बड़ा होगा और उसका आंसर छोटा होगा। आपके मन में थोड़ी सी घबराहट होगी, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो इस बात को समझ जाएंगे और सही आंसर है वो इसका देंगे और पूरे में से पूरे नंबर भी लेंगे। ठीक है, ओके है, समझ गए ये सवाल, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो बढ़ते हैं आगे, एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट देखो, देखे फटाफट देखो, हम चर्चा कर लेते हैं, फटाफट आपके समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है, जोश और क्रिस साझेदार है और लाभ और हानि के लिए वो 3:1 के, किस अनुपात में, 3:1 में सहमत है। वित्त वर्ष 2015-16 के अंत में उनकी पूंजी कितनी है, 1.5 लाख रुपए है और 75,000 रुपए, यानी जोश की 1.5 लाख है और वित्त की 75, जो आपका क्रिस है उसकी 75,000। कब, वर्ष के अंत में है, यानी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। वर्ष 2015-16 के दौरान आहरण जोश के नाम है 20,000 रुपए और क्रिस के नाम है 5,000 रुपए, जिसे उनके पूंजी खाते में नाम पक्ष में डाला गया है, यानी लिख दिया गया है। ब्याज प्रभारित करने से पहले उनका लाभ क्रम से 16,000 था। क्रिस 1 अक्टूबर 2015 को 16,000 रुपये क्या करता है, अतिरिक्त पूंजी है वो फर्म में लाया, जिसे लाभ सहभाजन अनुपात में डाला गया। पूंजी पर 12% की दर से ब्याज की गणना आपको करनी है, यानी आपको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। देखो इतना बड़ा सवाल है, आपके मन में होगा इतना बड़ा सवाल का आंसर छोटा सा होगा, पूंजी पर ब्याज की गणना। लेकिन मैंने एक चीज आपको बार बार याद करवाई है, रिपीट करवाई है कि हमेशा कौन सी पूंजी पे ब्याज लगता है, प्रारंभिक पूंजी पे ब्याज लगता है। कौन सी पे, प्रारंभिक पूंजी पे ब्याज लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी ब्याज नहीं लगता। अब 21 क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी जो थ्योरी है, जो सबसे बड़ी इसमें खोज, वो क्या होगी कि इसमें देखो हमें कौन सी कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हमारे सामने समस्या आ गई कि हमें ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी होगी, और ओपनिंग कैपिटल आएगी उसी पे क्या होगा, ब्याज लगाया जाएगा, है ना। अब आपके जो ही मैंने ये बात बताई तो आपके दिमाग में आ गया होगा, हाँ ये चर्चा तो पहले हुई थी, तो वही पैटर्न अपने को अपनाना है। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, उसको हमें कैलकुलेट करेंगे। देखो तो हेडिंग आ जाएगी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग कैपिटल में आपके क्या पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं,
ये तो वही आपका पर्टिकुलर यानी विवरण। पहला पार्टनर कौन है? जोस और क्रिस। तो ये हो जाएगा आपका जोस और ये हो जाएगा आपका क्रिस। अब देखो इसका जो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालने उसका फॉर्मूला मैंने बताया भी था। और अब देखना इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग आपकी 1.5 लाख और 75,000। तो जोस की है 1,50,000 और क्रिस की है 75,000। क्रिस की कितनी है? 75,000। इसमें ऐड करना है आपको, अपन को क्या करना है? ऐड ड्राइंग। ड्राइंग से ऐड करना है। तो देख लो ड्राइंग्स कितनी है। 2015-16 के लिए आहरण इसका 20,000 है और इसका 5,000 है, यानी जो क्रिस का 5,000 है। तो अपन करेंगे 20,000 और 5,000। ये टोटल कितने हो गए? 1,70,000 और ये हो गए आपके 80,000। ठीक है। अब इसमें से लेस करेंगे आप, लेस प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट कितना है? तो देखो प्रॉफिट कितना है, क्या है? ब्याज प्रभारित करने से पहले उनका लाभ 16,000 रुपये था, है ना। 16,000 रुपये था और जिसको किस अनुपात में बांटना है? 3:1 में बांटना है ना। तो प्रॉफिट 16,000 है, जिसे जो अनुपात है उसे 3:1 में बांटना है। तो पहले जो आपका जोस है, जोस का प्रॉफिट बांट देंगे 16,000 मल्टीप्लाई 3/4। तो कितना आ गया इसका? 12,000। और फिर बांट देंगे क्रिस का, तो 16,000 मल्टीप्लाई 1/4 तो 4,000। ठीक है। तो ये आ गया इनका प्रॉफिट। अब देखो ये लिख देंगे यहाँ पे, इसका 12,000 और इसका 4,000। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें से एक लेस और करते हैं, लेस एडिशनल। एडिशनल एडिशनल कैपिटल, यानी अतिरिक्त कोई पूंजी लेके आता है तो वो इसमें और लेस करेंगे। तो देखो अतिरिक्त पूंजी है, कौन लेके आया है? क्रिस है, वो 1 अक्टूबर 2015 को 16,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लेके आता है। जोस नहीं लेके आता, क्रिस लेके आता है ना। बस यही समायोजन है। अब इसमें से ये घटा देंगे, तो 170 में से 12 घटाएंगे तो ये तो जाएंगे आपके 58,000 और 80 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 60,000। यह आपके आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्या जाएगी? ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरीके से आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, सिर्फ आपको ओपनिंग कैपिटल। और ये क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है और मिल भी जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है वो क्योंकि इस चैप्टर में ये ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख ले। तो अपने को अब ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब अपने को क्या करना है? पूंजी पर ब्याज की गणना। क्योंकि सवाल में पूछा क्या है कि पूंजी पर 12% की दर से आपको ब्याज की गणना करनी है। तो अब पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो अपने पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,58 और 60,000, है ना। तो यहां पे हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना है, आहरण पे नहीं है। अब उसमें पहले आपकी हो जाएगी जोस की। तो जोस की अमाउंट कितनी है? जोस की अमाउंट कितनी है? 1,58,000। 1,58,000 का 12%,
ये दो बिंदु, ये दो बिंदु। अब इसको गुणा करेंगे तो 1580 को 12 से गुणा करना आपको, 1580 को 12 से गुणा करना है। तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट आप कर लेना। तो इसकी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी 18,960 कि भाई 1580 को 12 से गुणा करेंगे तो 18,960 है, वो जोश की पूंजी पर ब्याज आ जाएगा। और वैसे ही क्रिस, तो क्रिस की पहली पूंजी तो 60,000 है ओपनिंग, तो उस पे तो 12% प्लस कितनी लेके आया वो अतिरिक्त पूंजी 16,000 है, वो एडिशनल कैपिटल लेके आया 16,000 रुपये। कब लेके आया है, 1 अक्टूबर को, है ना। प्लस 16,000 पे हो जाएगा उसका 12% मल्टीप्लाई 6 महीने का, है ना। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितने आ जाएगी अमाउंट, ये तो आ जाएगी आपकी दो बिंदु यानी 12 छके 7200 तो ये आ जाएगी। प्लस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 160 को 6 से गुणा करेंगे तो अमाउंट आएगी आपकी 960, और टोटल करेंगे तो 960 प्लस 7200 तो 8160, है ना। 8160 रुपये आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज है, वो अमाउंट आ जाएगी। तो ये समझ गए होंगे कि इसकी कितनी पूंजी आई, जो आपका जोश है उसकी पूंजी पर ब्याज है आपका कितना 18,960, और जो क्रिस है उसका है 8,160। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस तरीके की कंडीशन होती है, और जिसमें आपके सामने क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो वहां पे आपको ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी होगी, और फिर उस पर आपको पूंजी पर ब्याज लगाना होगा। और कोई साझेदार अगर अतिरिक्त पूंजी लेके आता है तो उस अतिरिक्त पूंजी पर आपको ब्याज की गणना करनी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आज के इस सेशन में हमने लगभग 2 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उस पर हमने चर्चा किया। निश्चित रूप से ये दोनों ही क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। इसलिए आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार इस वीडियो को लगातार आपको देखना है, ताकि हर पॉइंट है वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, और समझने के बाद जब आपका पहला टेस्ट हो तो उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लाएं, दूसरे में पूरे में से पूरे लाएं, और इसी तरीके से वार्षिक परीक्षा में भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। और ऐसे क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में छोटे रूप में भी पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ये इसमें अमाउंट दे दी तो वहाँ पे आपसे ओपनिंग कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो आज के इस सेशन में सारे विद्यार्थी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जो चीज़ हम कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, जो एक प्रयास है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि हमें अकाउंटेंसी की ट्यूशन अगर मिल जाती, एक्स्ट्रा क्लास मिल जाती तो उसका बेनिफिट हमें हो सकता था। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन क्लास है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे मैक्सिमम नंबर लेते हुए आप अपने नॉलेज को बढ़ा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।